पूरा शहर नए साल के जश्न में डूबा हुआ था। आतिशबाजियों की आवाजें दूर से आ रही थीं, लेकिन शहर के बाहरी इलाके में घना कोहरा और सन्नाटा छाया हुआ था। टैक्सी ड्राइवर रमेश ने अपनी कलाई पर बंधे खड़ी पर नजर डाली। 11:15 हो गए, बस बहुत हो गया आज का काम। अब सीधा घर जाता हूँ, बीवी बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। उसने अपनी टैक्सी का इंडिकेटर घर की तरफ मोड़ा ही था कि तभी उसके मोबाइल की स्क्रीन जल उठी। एक नई बुकिंग। रमेश ने नकारने के लिए उंगली बढ़ाई, लेकिन तभी उसकी नजर किराए पर पड़ी। आम दिनों से 3 गुना ज्यादा किराया। स्क्रीन पर एक मोटी रकम चमक रही थी। रमेश का हाथ रुक गया। एक तरफ परिवार के साथ जश्न था और दूसरी तरफ नए साल के लिए कुछ एक्स्ट्रा कमाई। बस ये आखिरी सवारी, फिर सीधा घर। उसने खुद को समझाया और एक्सेप्ट बटन दबा दिया। लोकेशन थी शहर के बाहर, पुराने नदी वाले पुल के पास। वो इलाका दिन में भी वीरान रहता था और आज की रात तो वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। जैसे जैसे रमेश की टैक्सी उस पुराने लोहे के पुल के करीब पहुंची, कोहरा और गहरा होता गया। पुल के बीचों बीच स्ट्रीट लाइट की धुंधली रोशनी में उसे एक लड़की दिखाई दी। रमेश ने गाड़ी धीमी की। वो लड़की पुल की रेलिंग के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसके पास एक बहुत बड़ा काले रंग का सूटकेस रखा था। इतनी रात को इस सुनसान पुल पर इतना बड़ा बैग लेकर कोई क्या कर सकता है? रमेश को अजीब सी सिहरन महसूस हुई। लड़की का चेहरा पसीने से तरबतर था और उसकी आंखों में एक ऐसा खौफ था जिसे देखकर किसी को भी लगे कि इस लड़की ने कुछ तो गलत काम किया होगा। रमेश ने मन में उठ रहे सवालों को दबा दिया। उसे तो बस अपनी सवारी पूरी करनी थी। उसने गाड़ी रोकी और शीशा नीचे किया। मैडम, टैक्सी आपने बुक की थी? रमेश ने पूछा। लड़की हड़बड़ा गई। उसने कांपते हुए हाथों से बैग की तरफ इशारा किया। रमेश बाहर निकला और डिक्की खोली। लड़की बैग उठाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बैग उससे 1 इंच भी नहीं हिला। ऐसा लग रहा था मानो उसमें कपड़े नहीं बल्कि लोहे के बाट भरे हों। लड़की की सांसें फूल रही थीं। रमेश आगे बढ़ा। रहने दीजिए मैडम, मैं रख देता हूँ। जैसे ही रमेश ने उस बैग के हैंडल को पकड़ा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। बैग जरूरत से ज्यादा भारी था, बहुत ज्यादा भारी। रमेश ने उस भारी भरकम बैग को पूरी ताकत लगाकर उठा रहा था। मैडम, क्या है इस बैग में? पत्थर भरे हैं क्या? रमेश ने मजाक करने की कोशिश की ताकि माहौल थोड़ा हल्का हो जाए। लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस पत्थर की मूरत बनी उसे घूर रही थी। उसकी नजरें बैग पर ही टिकी थी। रमेश ने किसी तरह उस वजनी बैग को टैक्सी की डिक्की में धकेला और जोर से डिक्की बंद की। धड़ाम, उस आवाज से वहां का सन्नाटा टूट गया। मैडम, बैठ जाइए। इतना कहकर रमेश ड्राइविंग सीट पर आ गया। लड़की पिछली सीट पर बैठी। उसने दरवाजा लॉक किया। रमेश ने रियर व्यू मिरर में देखा तो लड़की अभी भी पीछे मुड़कर उस डिक्की की तरफ देख रही थी, जैसे उसे डर हो कि वो बैग कहीं गायब न हो जाए। गाड़ी सन्नाटे को चीरती हुई शहर की तरफ बढ़ रही थी। बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी, जिससे माहौल और भी डरावना हो गया था। टैक्सी के अंदर एक अजीब सी भारी खामोशी थी। रमेश बार बार रियर व्यू मिरर में पीछे बैठी उस लड़की को देख रहा था। मैडम, इतनी रात को कहाँ से आ रही हैं आप? मतलब सब ठीक तो है? रमेश ने हिम्मत जुटाकर पूछा। लड़की ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। मैं एक पुराने दोस्त से मिलने गई थी, या यूं कहो हिसाब बराबर करने। हिसाब? रमेश चौंका। हाँ, हिसाब। हिसाब? मतलब अगर बुरा ना माने तो किस बात का हिसाब मैडम? लड़की ने खिड़की से बाहर देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती थी। ओह, तो फिर झगड़ा हो गया क्या? वो कहता था हम भागकर शादी करेंगे। 31 दिसंबर की रात, नया साल, नई जिंदगी। मतलब आज ही की रात? नहीं, पिछले साल 31 दिसंबर की रात, ठीक इसी वक्त। रमेश चौंका। उसने सोचा कि पिछले साल की बात ये औरत आज मुझे क्यों बता रही है, लेकिन उस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए
उसने पूछा। तो आगे क्या हुआ? उसने मुझे उसी ब्रिज पर बुलाया था जहां से तुमने मुझे आज पिक किया। जब मैं वहां पहुंची तो वहां उसके 2-3 दोस्त भी थे। रमेश चुपचाप सुनता रहा। खूब पार्टी की उन लोगों ने, शराब पी, शोर मचाया और फिर वो लोग चले गए। बाद में वहां सिर्फ मैं थी और वो। लड़की की आवाज अब थोड़ी सख्त हो गई थी। अकेला पाकर उसने मेरा फायदा उठाने की कोशिश की। वो जबरदस्ती करने लगा। उस पल मुझे साफ साफ पता चल गया था कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। उसे सिर्फ मेरे जिस्म और मेरे पैसों से मतलब था। रमेश ने घबराहट में थूक निकला और बोला, तो आपने क्या किया मैडम? लड़की ने धीरे से अपना चेहरा शीशे की तरफ घुमाया और रमेश की आंखों में आंख डालकर उसने कहा, मैंने उसे उसी पुल से धक्का देकर मार डाला। रमेश के हाथों से स्टीयरिंग छूटते छूटते बची। उसमें जोर से ब्रेक पर पैर रखा लेकिन गाड़ी रोकी नहीं। क्या? मार डाला आपने? लड़की अचानक जोर से हंसी। वो हंसी किसी साधारण लड़की की नहीं लग रही थी। वो रमेश की सीट के थोड़ा करीब आई। तुम्हें क्या लगा कि मैं एक गरीब अबला नारी हूँ जो चुपचाप सब सह लेगी? रमेश का गला सूख चुका था। उसे लग रहा था कि उसने किसी डायन या पागल कातिल को गाड़ी में बैठा लिया है। लेकिन अगला वाक्य सुनकर रमेश की रूह कांप गई। और तुम क्या सोच रहे थे अभी थोड़ी देर पहले? हाँ, सुनसान रात, अकेली लड़की, मजा आ जाएगा। रमेश की माथे पर पसीना बहने लगा। नहीं मैडम, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा था, कसम से। मिरर में उस लड़की ने रमेश की आंखों में देखा और जोर जोर से हंसने लगी। क्या यार, तुम भी कितने डरपोक हो। मजाक भी नहीं समझते। उस लड़की की ये बात सुनकर रमेश के जान में जान आ गई। तभी सामने एक पुरानी इमारत का गेट दिखाई दिया। रमेश ने राहत की सांस लेते हुए कहा, गैलेक्सी अपार्टमेंट आ गया मैडम। लड़की नीचे उतरी और डिक्की खोलने लगी। ये बैग बहुत भारी है और मेरा रूममेट भी फोन नहीं उठा रहा। क्या तुम इसे ऊपर 3री मंजिल तक पहुंचाने में मदद करोगे प्लीज? लड़की ने लाचारी से कहा। रमेश मना करना चाहता था लेकिन डर और जल्दी छुटकारा पाने की चाहत में उसने हाँ कर दी। उसने वो भारी बैग जिसमें से अब भी वो अजीब सी बदबू आ रही थी अपने कंधे पर उठाया। उफ, मैडम इसमें क्या भरा है? ऐसा लग रहा है कोई इंसान ले जा रहा हूँ। रमेश ने अनजाने में सच बोल दिया। लड़की ने रमेश की तरफ देखा और कहा, एक और मदद करोगे? मुझे अपने रूममेट को कॉल करना है। मेरा फोन बंद हो गया है। अपना फोन दोगे? रमेश ने झिझकते हुए अपना मोबाइल उसे दे दिया। लड़की थोड़ा दूर गई, किसी से बात की और फोन वापस करते हुए बोली, शुक्रिया, चलो ऊपर चलते हैं। रमेश बैग लेकर 3री मंजिल पर पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका दम फूल गया था। वो एक बंद दरवाजे के पास रुका। बस यही रख दो, लड़की ने कहा। जैसे ही रमेश ने बैग नीचे रखा, उसने देखा कि सीढ़ियों से पुलिस इंस्पेक्टर और 2 हवलदार तेजी से ऊपर आ रहे हैं। रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। फंस गया, इस लड़की ने मुझे फंसा दिया। अब ये कहेगी कि कत्ल मैंने किया है। रमेश ने घबराकर हाथ ऊपर कर लिए। पुलिस वाले पास आए। रमेश बोलने ही वाला था कि साहब, मेरा कोई कसूर नहीं है। तभी इंस्पेक्टर ने रमेश को नजरअंदाज करते हुए उस फ्लैट का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने एक 25 से 26 साल का लड़का खड़ा था। पुलिस को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में कहा, क्यों बे, सोचा था बच जाएगा? सिपाही ने उस भारी बैग की चेन खोली। रमेश की नजर बैग के अंदर गई और उसकी चीख निकल गई। बैग के अंदर उसी लड़की की लाश थी जो अभी रमेश के साथ टैक्सी में आई थी। उसका शरीर नीला पड़ चुका था और गले पर निशान थे। रमेश ने हड़बड़ाकर पीछे देखा। वो लड़की वहां नहीं थी। इंस्पेक्टर ने उस लड़के को हथकड़ी लगाते हुए रमेश से कहा, शुक्रिया दोस्त, अगर तुम सही समय पे अपने फोन से पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके लोकेशन नहीं बताते तो ये सीरियल किलर इस लाश को भी गायब कर देता। ये अब तक 4 लड़कियों को मार चुका है। रमेश सन्न रह गया। कॉल? साहब, मैंने कॉल नहीं की, वो तो उस लड़की ने। तब रमेश को याद आया, उस लड़की ने उसका फोन मांगा था। उसने रूममेट को नहीं बल्कि पुलिस को फोन किया था, अपनी ही लाश बरामद करवाने के लिए। पुलिस मुजरिम और लाश को लेकर नीचे चली गई। रमेश बदहवास सा वहां खड़ा रहा।
कांपते पैरों से वो नीचे आया और अपनी टैक्सी में बैठा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। उसने इंजन स्टार्ट किया और वहां से भागने ही वाला था कि तभी उसकी नजर फिर से रियर व्यू मिरर पर पड़ी। पिछली सीट खाली थी, लेकिन कानों में एक आवाज गूंजी। मदद के लिए शुक्रिया रमेश। वैसे मेरा किराया नहीं लोगे? और उस 31 दिसंबर की रात के उस सन्नाटे में एक खौफनाक हंसी गूंज उठी। रमेश ने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया और पीछे मुड़कर देखे बिना अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला।